दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वर्मा सर कह रहे हैं कि साहब एक स्मूथ सरफेस थी और यहाँ पे एक पुली लगा दिया आपने, यहाँ पे आपने एक इंक्लाइन दे दिया, वेज थीटा एंगल पे दे दिया, है राइट। इस जो इंक्लाइन वेज था ये भी स्मूथ ही था, इसका जो मास था m डैश। अगर इस पे एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एम मास रखेंगे, स्मूथ है तो क्या होगा, ठप से नीचे आ जाएगा। वर्मा सर कह रहे नहीं यार इसको नीचे नहीं लाना है, क्या लगे तो क्या करें, इसीलिए तो अरेंजमेंट बनाए थे। गए फौरन एक डोरी ले आए और डोरी से इसको बांध दिया और यहाँ पे एक मास एम लटका दिया। ठीक, माने तो है ना, ये तो स्मूथ है, धरती माता मानेगी नहीं, खींचेगी एम जी साइन थीटा से, इतना आप समझ गए होंगे यहाँ तक आते आते। तो इसको रोकना भी है कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या होगा, जितना ये नीचे चलेगा उतना ये आ जाएगा, यानी कि कितना एम कर दें, इस मास को कितना कर दें कि ये गिरे ना, ये स्थिर रहे, राइट। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे थे, कहें सर इसको तो धरती माता खींचेंगी, हाँ हाँ बिल्कुल खींचेंगी। इस एक्शन का एक रिएक्शन आएगा स्ट्रिंग पे आएगा जिसको आप टेंशन कहेंगे, इस टेंशन का भी रिएक्शन आएगा जो कि बंधे एक डोरी से, तो टेंशन टी होगा, हमने आपको हमेशा दिखाया, राइट। और साथ में दिखलाया कि एक्सेलेरेशन भी देखिए सिमिलर होती है, कि जो नीचे जा रही है डोरी एक है, तो जो आपकी एक्सेलेरेशन नीचे जा रही है वो इधर की भी है, राइट। तो अगर आप कह सकते हैं कि सर ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है। तो कुछ देर तक का, कुछ यहाँ तक कम से कम इसको स्थिर रख सकते हैं, वही बताना कितना मास करना है, राइट। तो इस तरीके की व्यवस्था कर लेंगे, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ऑरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में, वो इसको इक्वल कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना मास रखें कि ये जो है स्थिर रहेंगे। आइए कर, तो आपने कहा सबसे पहले भाई साहब आपके पास गए, धरती माता मानेगी नहीं, एमजी लगाएंगे, राइट। जब एमजी से दाबेंगी इस सरफेस को, तो एम डैश की जो सरफेस है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसको आप एन कहते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे, हमने आपको कई बार बताया है कि ये अगर थीटा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा, ज्योमेट्री से प्रूफ किया है कई बार। यहाँ पे आप देखिए वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी थीटा होगा, ये वेक्टर है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये और आपका एक ये। थीटा के साथ है तो आप फौरन कह देंगे सर ये एन कॉस थीटा, और ये नॉर्मल कंपोनेंट है एन साइन थीटा। अब इसको अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। वर्टिकल तो आपको दिख गया कि साहब एन कॉस थीटा एम जी के बराबर है। यहां प्रश्न ये उठता है कि यह वाला फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, वही पूरी फिजिक्स। आपने एक सूडो फोर्स कहा है, सूडो फोर्स वो होते हैं कि कोई मास है, अगर उसमें हम किसी वजह से एक्सेलेरेशन दे दें, ठीक है, खुद की ना हो किसी के दूसरे की वजह से हो जाए, तो जैसे कि आप कार में बैठे हैं तो कार की एक्सेलेरेशन, कार में अगर एक्सेलेरेट कर रहे हैं, कार में बैठे तो कार की एक्सेलेरेशन आपकी एक्सेलेरेशन हो जाएगी, वरना अगर ज्यादा हो जाएगी तो शीशा तोड़ के बाहर, नहीं तो पीछे। तो कहते हैं कि अगर कोई मास है उसको एक्सेलेरेशन मिल जाती है, जितनी देर तक एक्सेलेरेशन मिलती है उसके बाद m × a यानी एक फोर्स होता है, इसी को सूडो फोर्स कहते हैं, क्योंकि उसकी खुद की तो एक्सेलेरेशन है नहीं, कहीं से पाए हैं, और जैसे एक्सेलेरेशन खत्म उनका फोर्स क्यों बनता है। यहाँ देखिए आपने जैसे ही इसको टांगा तो क्या होगा, धरती माता खींचेंगी, दाएं से होगा, ये किसी एक्सेलेरेशन चलेगा, बंधे एक डोरी से आपको दिखाया था, जिस एक्सेलेरेशन चले था उस लेक्चर से ये चलेगा। ये एक्सेलेरेशन एम डैश की है फिजिकली, क्योंकि आपने एम डैश से माना है, लेकिन ये इसके टच में है,
तो जाहिर सी बात है इस पे जब डू कर रहे हैं तो जो इनके टच में है, जो एक्सेलेरेशन इनकी होगी वही एक्सेलेरेशन इनकी होगी, जो कार और आपका संबंध है। तो जाहिर सी बात है इसको m इंटू ए मिल जाएगा, इस मास को इनकी ए एक्सेलेरेशन मिल जाएगी, यानी एक फोर्स मिल गया हमें। हम यूं करो तो पलट जाएगा। अरे हर एक फोर्स का एक रिएक्शनरी फोर्स होता है, तो जो फोर्स m इंटू ए सूडो लग रहा है इसका रिएक्शनरी फोर्स इस पे लगे, बस काम बन गया आपको। इसको बैलेंस करने का मतलब है हॉरिजॉन्टल यानी n sin थीटा बराबर m, n वर्टिकल n cos थीटा m। आपको निकालना क्या है, आपको m निकालना था, बस काम बन गया आपका। आपने कहा भाई साहब आप पे देखें, ओह बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो m डैश वाले पे देखिए, ये तो बात स्मॉल m की हो गई। अब आप m डैश की बात कर लें। m डैश पे देखेंगे तो आप कहेंगे सर m डैश पे इस डायरेक्शन में एक टेंशन दिख रहा है, लग रहा है सीधा सीधा। कहीं दूसरा क्या दिख रहा है, क्या लगे n sin थीटा भी दिख रहा है, am I right? और आप कह रहे हैं कि सर ये भी तो लग रहा है इसके ऊपर ma। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कहा कि सर आपने तो कहा था, न्यूटन ने मन ने तो पहले आपके कान में कहा था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यहाँ क्या हो गया, हमने कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, उसने ये भी कहा था जब एक से ज्यादा बॉडी हो तो only consider that body and all the other body will be considered to be stationary। यानी जब हम m डैश को कर रहे होंगे तो ये और ये क्या कंसीडर करेंगे आप, स्टेशनरी कर देंगे। ऑल द अदर बॉडीज आर assumed to be stationary, यानी m डैश भी स्टेशनरी है और m वेल्का वाला m भी स्टेशनरी है। इसका मतलब जब m स्टेशनरी है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला जो m इंटू ए है वो फोर्स काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या काम करेगा, कहने लगे कि सर इसमें टेंशन इधर है और फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, तो ये वाला जो ये फोर्स इस पे लग रहा था वो फोर्स जो है इस पे लगेगा, यानी कि आपका n sin थीटा इसका रेसिप्रोकल। ये तो बाय द बॉडी लगा रहा था, यानी m डैश m पे लगा रहा था, और जो ऑन द बॉडी है यानी n sin थीटा, यानी ये जो छोटा वाला m है वो n sin थीटा m डैश पे लगाएगा ऑन द बॉडी। और आपने कहा था m क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑल अदर बॉडी आर कंसीडर्ड टू बी स्टेशनरी, बाकी सब स्टेशनरी है, यानी सब में एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो ये वाला फोर्स जीरो हो गया, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, और एक्सेलरेशन तो है ही आपके पास। बस काम बन गया। आइए इनको भी देख लीजिए, इनकी इक्वेशन तो आप जिंदगी में बच्चा लिखते आ रहा है, कहीं दो फोर्स दिख रहे हैं, अपोजिट है, घटेंगे, ज्यादा से कम, ज्यादा कौन सा होगा, नीचे आ रहा है, तो आपने कहा ये बराबर हो गया mg माइनस टी इक्वल टू m। यानी सबसे मुश्किल काम थी इस वाली इक्वेशन को लिखना, क्योंकि इसमें ये वाला फोर्स क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि assume to be all other masses are stationary। बस काम बन गया। हमको कैपिटल M निकालना है। ए तो हम यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको ये डिवाइड कर दीजिए, यहां से आप ए निकाल सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन g, am I right? तो जब कभी ए एक्सेलरेशन इसकी जरूरत हुई, अननोन क्वांटिटी थी, तो आप कह देंगे कि हम g sin थीटा लिख देंगे। ठीक, अब क्या जरूरत होगी, कहने लगे सर हमको टेंशन चाहिए, कहीं टेंशन याद ले लीजिए। n sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ml लिख सकते हैं। तो आपने कहा t इक्वल टू n sin थीटा की जगह आपने ml लिख दिया, m डैश a इधर था तो टेंशन भी आ गया, इधर ले जाइए, m डैश a प्लस, बस काम बन गया बेटा आपका। अब इस इक्वेशन में t रख दीजिए
ए जो है हम यहां से रख देंगे, काम बन जाएगा। आइए mg माइनस टी यहां से रखा, m डैश a और फिर माइनस एम ए बराबर फाइंड आउट क्या करना था आपको, कैपिटल एम, तो इसको इधर ले आइए। तो आपने कहा सर एम जी माइनस एम ए, बाकी इधर ले जाते हैं एम डैश ए प्लस एम, बस काम बन। ए की वैल्यू रख दीजिए। आपने कहा एम जी ए यहां से रख दीजिए, एम जी टेन थीटा बराबर ए कॉमन ले लिया हमने, एम डैश प्लस एम, ए कॉमन ले लिया जिसकी वैल्यू आपने जी टेन थीटा रखी, बस कॉमन। आपने जी जी कॉमन, याद एम ले लीजिए कॉमन, 1 माइनस टेन थीटा, बस काम बन गया। आपको कैपिटल एम निकालना था, तो आपने कहा ये बराबर एम डैश प्लस एम टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। सर ने कहा यार ये टेन थीटा ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, टेन थीटा से भाग कर दीजिए ऊपर नीचे, तो यहाँ से टेन थीटा भाग कीजिए, यहाँ से टेन थीटा भाग कीजिए, यहाँ से टेन थीटा, तो आपका काम बन जाएगा। तो आपने कहा टेन थीटा से ऊपर नीचे भाग कर देना है, तो कोई असर तो होगा नहीं। देखिए टेन थीटा से भाग कर दिया आपने ऊपर नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो आपको मिला एम डैश प्लस एम, नीचे 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए आपका m जो है वो हो गया m डैश प्लस स्मॉल m कॉट थीटा माइनस 1। बेहतरीन सवाल।